हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज है इस सीरीज का डे 16 जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ फोर्स एंड प्रेशर इस चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाली हूँ। यदि आप यहाँ पे सीटैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपको पेपर 2 मैथ साइंस को टारगेट करने में हेल्प करेगी, जिसमें आप लोगों को एनसीईआरटी का कंटेंट यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में मिलेगा। मींस आप लोगों से एनसीईआरटी का कंटेंट किस तरीके से आपके एग्जामिनर आपसे पूछते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, वे सभी चीजें आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है, ये सीरीज आपको पसंद आती है, तो सीटैट साइंस की जो मैं सीरीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये आप लोगों की मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ ही साथ जो मैथ्स की आप लोगों की क्लासेस होती हैं वे आपकी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को होती है। देखिए, एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग अगर अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो कई बारी सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी काफी वास्ट है, इसीलिए मैंने पहले ही यहाँ पे जो आपकी सीरीज है स्टार्ट कर दी थी। और अगर आप अभी से जुड़ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको क्लासेस का लिंक मिल सके। ये सारी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड मैनर में होती हैं। प्लस आप लोगों को यहाँ पे साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसको आप देख सकते हैं ताकि आप ये टॉपिक यहाँ पे सीक्वेंस वाइज प्रिपेयर कर सके। साथ ही साथ अगर आप बिगिनर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट से सीटैट के एग्जाम दे रहे हैं बट आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि आप एनसीईआरटी को किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाए, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा जो कि मेरे थ्रू यहाँ प्रिपेयर किया गया है, प्लस सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स में अवेलेबल है, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब देखिए, मैंने ये चैप्टर आप लोगों का किस तरीके से स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ पहले प्रेशर यानी कि जो दाब होता है इसके कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस कर लिया है, साथ ही साथ बाइंड फोर्स हम लोगों ने कर लिया है। अब मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर में अब फोर्स का कॉन्सेप्ट, जो बल का कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस करूंगी। देखने में ये टॉपिक आपको काफी छोटा लगेगा बट इस टॉपिक से काफी आप लोगों के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं फोर्स की बात करूं कि बल क्या होता है, तो आप बेसिकली क्या कहेंगे कि बल होता क्या है और बल को आप किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। अगर आप किसी भी चीज को पुश या पुल करते हैं, किसी भी वस्तु को आप पुश या फिर पुल करते हैं तो उसमें क्या लगता है, उसमें आप कहेंगे उसमें यहाँ पे आपका फोर्स लगता है। अब ये फोर्स कितना लगता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप कहेंगे जो फोर्स आपका लगता है वे किसके बराबर होता है, ये आपका मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यानी कि वस्तु के भार पर निर्भर करता है कि उसमें फोर्स कितना लगाया जाएगा। अगर कोई हल्की वस्तु है तो उसमें कम फोर्स लगाया जाएगा और अगर कोई भारी वस्तु है तो उसमें ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा। अब आपके एग्जामिनर साथ ही साथ ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या है। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है। जैसे कि 5 न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हैं, आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और साथ ही साथ इसकी एक फिक्स दिशा भी होती है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि फोर्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इसके पास मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों होती है। अब इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, फोर्स की मदद से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फोर्स की मदद से आप किसी चीज के लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण लूं, एक मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ले लिया, इस स्प्रिंग को अगर मैं खींचूंगी तो इसके लेंथ में क्या आ जाएगा, इसके लेंथ में चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो लेंथ में आपका चेंज देखने को मिल रहा है, ये किसकी वजह से मिल रहा है, ये आपका फोर्स यानी कि बल लगाने की वजह से हो रहा है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की दिशा
यानी कि डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चला रहे हैं या कोई बाइक वगैरह चला रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट लाइन में चला रहे हैं, सीधी रेखा में चला रहे हैं, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे फोर्स लगाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का स्टेट ऑफ मोशन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज आपकी रेस्ट पे है, यानी कि कोई चीज अगर आपकी रुकी हुई है, तो उसे आप कैसे ला सकते हैं, उसे आप यहाँ पे मोशन में ला सकते हैं। और अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको आप यहाँ पे कैसे ला सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं। तो फोर्स के कई सारे इफेक्ट जो है आपके आसपास के डे टू डे लाइफ में यहाँ पे देखने को मिलता है। आप किसी चीज की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक स्पॉन्ज को आप लेते हैं तो उसको, उसका आप शेप जो है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। उस पे आप क्या लगा दीजिए, उस पे आप यहाँ पे फोर्स लगा दीजिए। अब ये तो हो गए कुछ इफेक्ट। अब आप कहेंगे एग्जामिनर कैसे पूछते हैं, एग्जामिनर आपसे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे और स्टेटमेंट में इनमें से कोई ना कोई पॉइंट आपको दे दिया जाता है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो फोर्स होता है, बल होता है, ये दो तरीके का होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फोर्स दो तरीके का होता है, एक आपका कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क बल, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि गैर संपर्क बल। अब देखिए, कॉन्टैक्ट के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि दो चीजें आपस में क्या होंगी, इसमें संपर्क में होंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूं यहाँ पे फ्रिक्शन की, यानी कि घर्षण बल की, ये जो घर्षण बल होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखने को मिलता है कि ये एक अपोजिंग फोर्स, कैसा फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। और किसके अपोजिंग फोर्स होता है, जिस भी दिशा में आपका मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट दिशा में लगेगा। अब आप कहेंगे इसका फायदा क्या होता है, तो देखिए कई बारी अगर आप बहुत स्मूथ सरफेस पे चल रहे हैं तो फिसलने का डर होता है। ऐसे केस में आपके जूतों में जो ग्रिप होता है वे आपको बचा लेता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके कुछ यहाँ पे इफेक्ट भी है जो कि आपको दिक्कत कर सकते हैं। जैसे कि मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, जितना स्मूथ चलेंगे उतना आपको फायदा होगा। बट अगर यहाँ पे मशीन के पार्ट में घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो उससे इसके पार्ट खराब होने लग जाते हैं। तो इसके कुछ फायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी है। इसका तो हम प्रॉपर चैप्टर जो है अलग से पढ़ेंगे। अब ये लगता कैसे है, अगर दो सरफेस एक दूसरे के इस तरीके से कांटेक्ट में आ जाएं तब आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है देखने को मिलता है। अब दूसरा होता है मस्कुलर फोर्स। अब देखिए, किसी भी टेबल को, चेयर को, किसी भी चीज को उठाने के लिए आपको यहाँ पे अपनी मसल्स का, मांसपेशियों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें आप अपनी मसल्स की मदद से आप उन चीजों को उठाते हैं। और उन चीजों को उठाने के लिए आपको उनके संपर्क में आना पड़ेगा, उनके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। अब है आपका एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर की बात करूं तो एयर प्रेशर, जो एयर होता है हम एटमॉस्फेयर में, वो भी आपका प्रेशर लगाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगी कि ये हमेशा कहां पे लगता है, अपोजिट टू ग्रेविटी। कहां पे लगेगा, अपोजिट टू ग्रेविटी। कई बारी आपके एग्जामिनर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो, अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो तो इसमें कौन कौन सा आपका फोर्स लगेगा, तो आप कहेंगे कि एक लगेगा इसमें एयर प्रेशर, जो कि इस बॉल को नीचे की तरफ आने से रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट लगता है। और दूसरा, ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ खींचेगी। तो दो इसमें फोर्स लगता है। ये आपके प्रीवियस ईयर में पहले ही पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ड्रैग, ड्रैग जिसको आप यहाँ पे एक तरीके से फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, पानी के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि जो आपकी कोई भी मछली या बोट वगैरह होती है, ये किस शेप की होती है, ये स्ट्रीम लाइन शेप की होती है। किस शेप की होती है, स्ट्रीम लाइन शेप की, और जिसकी वजह से ये आसानी से पानी के अंदर मूव कर पाती है। तो ये सभी चीजें कैसी हैं, ये सभी आपके कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आ जाएंगी। अब आ जाता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले आता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम सबको
है कि ग्रेविटी हमें अट्रैक्ट करती है, पर ग्रेविटी हमारे कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो हम लोगों को अट्रैक्ट करके रखता है हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा अगर हम चुंबकीय बल की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, तो आप सभी को पता है कि मैग्नेट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिना एक दूसरे के संपर्क में आए हुए। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल कैसे दूंगी मैं, कि अगर आप पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और स्केल को अपने बालों में रब करें, उसके बाद उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आने लग जाता है। सिंपल सी बात है कि ये आपके हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और ये आपके हैं नॉन कॉन्टैक्ट। अब मैंने अभी आपको बताया था कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। आपके एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है। प्रेशर आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ये वाला पॉइंट शायद प्रेशर में मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फोर्स आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है आपका अनबैलेंस फोर्स। अब देखिए, अनबैलेंस फोर्स आपका कब लगेगा, अगर एक ब्लॉक है जिसको एक बच्चा जो है यहां से धक्का दे रहा है 5 न्यूटन पे, और यहां से दूसरा बच्चा धक्का दे रहा है 10 न्यूटन पे। ये है आपका स्टूडेंट ए और ये है आपका स्टूडेंट बी। तो ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा, तो ब्लॉक आपका इस तरफ आपका मूव करेगा, ये आपको पता है। और जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन के फोर्स से जो स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट ए की तरफ ब्लॉक को धक्का देगा। अब आपके एग्जामिनर यहाँ पर बैलेंस फोर्स से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो उसमें किस तरीके का फोर्स लगेगा, उसमें बैलेंस फोर्स लगता है। ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करती है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होता है। दोनों बराबर होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से बुक जो है यहाँ पर स्टिल रहती है, यानी कि हिलती नहीं है। तो ऐसे केस में जहां पर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगता है, वहां पर हम कहेंगे बैलेंस फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है। अब देखिए, फोर्स से रिलेटेड जो बेसिक चीजें थी वो हमने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर ही ली। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इस टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, और इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है ताकि एग्जाम में आपकी इन टॉपिक से कोई क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने जिसमें बोल रखा है, सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन मैनर इट इज अप्लाइड। यानी कि इन्हें किस तरीके से अनुप्रयोग किया जाता है, उनके ढंग में इनमें से कौन सा भिन्न है, कौन सा डिफरेंट है, आपको ये यहाँ पे बताना है। अभी देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो फोर्स होते हैं वे दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कांटेक्ट और एक होता है आपका नॉन कांटेक्ट। अब कांटेक्ट के अंदर क्या होता है, जो चीज़ें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, और नॉन कांटेक्ट में क्या होता है, जो चीज़ें यहाँ पे गैर संपर्क में होती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये हम लोगों को पता है। मैग्नेटिक फोर्स में भी क्या होता है, चुंबक एक दूसरे को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, घर्षण बल की बात करूं, तो ये सरफेस में होने वाली इरेगुलरिटी की वजह से होता है, यानी कि सरफेस से संपर्क जो है ये जरूरी होना चाहिए, तो ये कांटेक्ट फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैंने स्केल वाला एग्जाम्पल दिया था उसके हिसाब से ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो इनमें डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका घर्षण बल, जो कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अगला यहाँ पे हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर बोल रखा है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ टेबल। यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि एक टेबल के ऊपर रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है,
व्हाट कैन यू से अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कि इस पे जो बल लग रहा होगा उसके बारे में आप, उसके विषय में आप यहाँ पे क्या बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये तो कभी नहीं बोल सकते कि इसमें कोई भी बल नहीं लगेगा। इसके अलावा सिर्फ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचती है, अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चलता चले जाता, यानी कि वो टेबल के ऊपर रुकता नहीं। तो ये दोनों यहाँ पे होगा नहीं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है? अगर ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो इस तरीके का केस नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये जो बुक है वो टेबल पे आपका आराम से रखी हुई है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें फोर्स तो लग रहा है, पर यहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ हो रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में होता तो आगे की तरफ मूव करता, पर फ्रिक्शन फोर्स उसे पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता। यानी कि जोड़े में यहाँ पे बल लग रहा है एक दूसरे को बैलेंस करते हुए, तभी वो बुक जो है वो टेबल के ऊपर टिकी हुई है। इस वजह से अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलेंगे पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स जो है उसके ऊपर यहाँ पे लग रहा होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन से असंपर्क बल का उदाहरण है, आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए, अगर हम एक एक ऑप्शन को देखें तो मस्कुलर फोर्स में आप किसी चीज़ के कांटेक्ट में आए बिना उसको हिला नहीं सकते, तो मस्कुलर फोर्स आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे होगा नहीं। इसके अलावा ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें, तो ये जो ग्रेविटी है हमें बिना कांटेक्ट में आए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो हम कहेंगे ये कैसा है, ये आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अगला अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, यानी कि चुंबकीय बल की बात करें, तो ये भी हमें बिना संपर्क में आए एक दूसरे को चुंबक खींचता है अपनी तरफ, तो दोनों ही नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, सी एंड डी, जो कि आपको लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ दीज फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी परिघटना है जो गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती। तो देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, अगर मान के चलिए इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, और इनकी बीच के डिस्टेंस है डी, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम जब हटाते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है आपके सामने इस तरीके से आता है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी की वजह से प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे फिनोमिना एक्सप्लेन हो सकता है। क्योंकि कैन नॉट वाला पूछा है, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है ये पूछा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अकरेंस ऑफ टाइड, जो मून है हमारा, जो चंद्रमा है आपको पता है वो पृथ्वी के चारों तरफ जो है इस तरीके से घूम रहा है, और इसी की वजह से टाइड्स जो हैं आपको ज्वार भाटा जो है वो देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ जो आपका कॉन्सेप्ट है वेट का, यानी कि भार का, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम यहाँ पे पृथ्वी में खड़े हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है यहाँ पे हम मेज़र करते हैं, और जैसे ही हम स्पेस में जाते हैं हम वहाँ पे उड़ने लग जाते हैं, हम वहाँ पे फोर्स नहीं लगा पा रहे, बल नहीं लगा पा रहे, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से हमारा वेट वहाँ पे 1/6 कम आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अर्थ में क्या है, अर्थ में आपकी ग्रेविटी है जो कि हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझा सकते हैं। बट जो ग्रहण का होना यानी कि अक्रेंस ऑफ इक्लिप्स है, ये आप यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इस हिसाब से डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है टेबल
के ऊपर आराम से रेस्ट पोजीशन में है, तो इनमें से आप क्या कंक्लूड करोगे? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ गया तो आप कभी नहीं बोलोगे कि नो फोर्स एक्ट ऑन इट, तो ए जिसमें दे रखा है वो ऑप्शन आप यहाँ पे काट दीजिए। अब देखिए होता क्या है कि अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो यूजुअली वो ब्लॉक जो है ग्रेविटी की वजह से उसे ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, नॉर्मल रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ लगता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है आपके माइंड में होगा कि पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स इसमें लग रहा है। बट कई बारी हम ये देखने को हमें मिलता है कि अगर इसका हम यहाँ पे रेजोनेंस निकाल लें, आपने पढ़ा होगा 11th-12th में वो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, तो रेजोनेंस भी एक दूसरे को यहाँ पे क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। प्लस अगर मान के चलिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट अभी मोशन में होता तो इसके पीछे से यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी इसे पीछे की तरफ खींचता। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ब्लॉक जो है वो रखा हुआ है तो उसके ऊपर यहाँ पे बैलेंस फोर्स जो है, पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स भी लगता है, और इसी चीज़ को हम मल्टीपल पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपके एग्जामिनर हैं उन्होंने बी और सी इसको यहाँ पे करेक्ट माना था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जिसमें बोल रखा है अ ब्लॉक ऑफ वुड इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर एक वुड का टुकड़ा जो है रेस्ट पोजीशन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इनमें से कौन सा फोर्स उसमें लग रहा होगा? तो देखिए अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो स्लाइड तो करेगा नहीं, और अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो हम उसे स्टार्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये कब लगता है? जब आप ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश करते हो, तब जाके एक फ्रिक्शन फोर्स जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे से लगता है ताकि वो ऑब्जेक्ट रुका रहे। तो अभी यहाँ पे बोल दिया कि ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर एक ब्लॉक जो है वो रेस्ट पोजीशन में है तो ग्रेविटेशन फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा होगा। तो दो इसमें फोर्स लगेंगे। सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लगा होता तो ऑब्जेक्ट सीधा नीचे की तरफ आपका मूव करता। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो इसके अंदर क्या बोल रखा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन अ एयर, यानी कि एक गेंद को आपने ऊपर की तरफ हवा में फेंक दिया, इस तरीके से गेंद ऊपर की तरफ चलेगी। आइडेंटिफाई द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा होगा? तो हमें इतना यहाँ पे पता है कि ग्रेविटी इस बॉल को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगी, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा लगेगा। बट मैंने अभी आप लोगों के सामने एक और फिनोमिना यहाँ पे डिस्कस किया था। जो हमारा एयर होता है वो भी क्या करता है, ऊपर से चीज़ों को नीचे की तरफ नहीं आने देता, यानी कि एयर भी क्या करता है, इसको रजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा लगेगा। सिर्फ एयर रेजिस्टेंस या सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता, दोनों ही लगते हैं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे बोल रखा है फोर्स ऑफ कंपल्शन एक्सर्टेड बाय द थ्रोअर। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है गेंद फेंकने वाले व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल। अब गेंद तो हवा में, गेंद को फेंकने के लिए जो उसने बल लगाया होगा वो तो पहले लगा दिया होगा, तो ये वाला फोर्स तो उस समय लगेगा नहीं। तो हम यहाँ पे कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए पिछले क्वेश्चन में ही इस क्वेश्चन का पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। एयर रेजिस्टेंस जो है वो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे लगेगा, तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा? वो आपके ग्रेविटी के हमेशा अपोजिट लगता है। अगर ग्रेविटी किसी चीज़ को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है तो जो एयर फ्रिक्शन है या फिर आप कह लीजिए एयर रेजिस्टेंस है, वो उस वस्तु को क्या करेगी, उस वस्तु को ऊपर ही रखने की कोशिश करेगी। तो इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट फोर्स, इनमें से कौन सा फोर्स के बारे में इनकरेक्ट है? अब हमें यहाँ पे बोल रखा है फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ये मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे है कि फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज चेंज इन शेप। तो अगर आप ये स्पॉन्ज बॉल का एग्जांपल देखें तो स्पॉन्ज बॉल को अगर आप दबाते हैं तो उसकी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी चेंज। तो ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा।
फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग कॉन्टैक्ट विद इट, यानी कि किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना भी बल जो है कार्य करता है, जैसे कि आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये भी आपके यहाँ पे सही है। फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन इट इज पुश्ड, सिर्फ धक्का देने पे ही फोर्स लगता है ऐसा नहीं है, पुश के साथ साथ पुल, अगर आप किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच भी रहे हो तभी भी फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट दे रखा है। फोर्स की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, पुश और पुल। बेसिकली अगर हम सबसे बेसिक डेफिनेशन देखें तो किसी वस्तु को आप पुश करेंगे या पुल करेंगे, दोनों में ही यहाँ पे फोर्स लगेगा। इसके अलावा आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे बोल रखा है फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। अब यहाँ पे सही है, फोर्स जो है यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर किसी भी वस्तु में बल जो है किस तरीके से कार्य करता है, संपर्क या फिर उसके संपर्क में आए बिना भी फोर्स लग सकता है। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात की जा रही है, तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। तो ए होना चाहिए, जिसमें ए नहीं दे रखा उसको आप ऐसे कट कर दीजिए। इसके अलावा अगले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे बोल रखा है अर्थ मोल्टन मेटालिक ओर इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहीं से ही मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओरिजिनेट होती है। तो ये पॉइंट भी आपका करेक्ट दे रखा है। इसके अलावा अगला बोल रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ये आपका सर्वाधिक शक्तिशाली बल है। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता तो सीधा हम लोग जो है एक तरीके से ऑब्जेक्ट जो है हवा में रहता ही नहीं, ऑब्जेक्ट एकदम से धड़ाम नीचे की तरफ गिरता। ये एक तरीके से फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है जो हमें खींच रहा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हम नहीं कह सकते। और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो आपका फंडामेंटल फोर्स, वीकेस्ट फोर्स नहीं है। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे रिवर्स दे रखा है, सी और डी दोनों ही आपका गलत है। इस हिसाब से हम कहेंगे कि यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आज के इस सेशन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।